My dear children of 8th class, today I will deal with the second chapter of history, colonization of India. That means there was a phase when India underwent colonization. जो विदेशी ताकतें हैं, विदेश के जो पावर्स है, सुपर पावर, वो यहाँ पे आए, उनने यहाँ पे कॉलोनी बनाई। इस दौर को खाली यहाँ पे नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पावरफुल देश थे, जिनमें इंग्लैंड, पोर्चुगाल, यूरोपियन कंट्रीज कई थे, इंग्लैंड था, पोर्चुगाल, फ्रांस, डच, ये सब लोगों ने अलग अलग जगह पे अपना रुतबा जमाया, वहाँ कॉलोनी बनाई। दे केम फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया, अदर कंट्रीज, बट slowly they gained power in here and established their rule there. तो वो जो फेज बोला जाता है, वो जो दौर बोला जाता है, उसको कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो उन्होंने व्यापार चालू किया था, उनने फिर हमारी ज़मीन, टेरिटरी मतलब ज़मीन हमारी हड़पनी चालू करी थी। यहाँ पे बात है यूरोपियन पावर्स, जिसमें मेन इंग्लैंड था। ये आपने को ये पता होना चाहिए था। ये कॉलोनाइजेशन दौर कब से चला था? ये 1600 सेंचुरी से लेके जब आपका देश आज़ाद हुआ 1947, 300 साल तक लगभग आप कह सकते हो ये चला था कॉलोनाइजेशन। 350 ईयर्स चला था कॉलोनाइजेशन, दौर चला था, ए फेज चला था। हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पे फेजेस की कम एक वन फेज ये आया था, कॉलोनाइजेशन फेज आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था। यहाँ पे खाली इंडिया का हम डील करेंगे। दिस चैप्टर सेकंड डील विद द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन। इन 1707 द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब डाइड। तो जो लास्ट मुगल, जो पावरफुल मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सब अंग्रेज ये मुगल्स कमज़ोर पड़ गए थे। जैसा आपको मालूम है 1526 में पानीपत के बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और एक मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश किया था बाबर ने। और 1707 तक लास्ट जो पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब था। उसके बाद मुगल तो थे, लेकिन उनकी धीरे धीरे पावर बहुत कम होती गई। उसके बाद 10 लेटर मुगल्स आए, 10 मुगल और आए, और वो काफ़ी दिन तक चले। लेकिन आप समझिए 1857 में लास्ट थे इनके मुगल रूलर बहादुर शाह जफ़र, वो वहाँ जाए ख़त्म हो गया था। इस बीच में अंग्रेज़ों ने बड़े पाँव जमा लिए थे यहाँ पर। दे हैव एस्टैब्लिश्ड वेरियस यूरोपियन पावर्स, ऑफ देम इंग्लैंड इज़ द मेन, ब्रिटिश इज़ द मेन। तो वही उसके ऊपर चर्चा हो। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस दौरान क्या हुआ। After his death, many powerful Mughal governors, सूबेदार्स and जमींदार began asserting their authority। देखिए क्या हुआ, जब पावरफुल राजा ख़त्म हो जाते तो आपस अराजकता फैल जाती है। तो मुग़लों के अंदर ही काफ़ी गवर्नर पैदा हो गए थे, जो अपने आप सूबेदार कहलाते थे, आपस में जमींदार कहलाते थे। तो कोई बड़ा राजा तो रहा नहीं, आपस में वो लड़ने लगे थे उसके लिए, गद्दी के लिए। देयर एमर्ज सेवरल पावरफुल रीजनल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो औरंगजेब मरने के बाद काफ़ी अलग अलग पॉकेट्स बन गए, पावर पॉकेट्स बन गए, अलग अलग जगह। यहाँ पर काफ़ी लोग जो कि मुग़ल के ही थे, सूबेदार थे और काफ़ी पावरफुल, छोटे छोटे राज्य में बढ़ गया था। तो सब अपने आप को पहचान बनाना चाह रहे थे। कोई बड़ा राजा नहीं था, छोटे छोटे राजा थे। और इंडिया में भी कह सकते हैं आप, पावरफुल राजा नहीं था। जैसे दिल्ली से सारा होता था कंट्रोल, औरंगजेब को मरने के बाद तो कंट्रोल भी ख़त्म हो गया दिल्ली का। अलग अलग जगह अलग अलग सब दिखाने लगे अपने पावर। ये था हालत आफ्टर 1707। एंड दिल्ली डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, द पावर ऑफ दिल्ली डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली एंड इट इन नो लॉन्गर फंक्शनल एज एन इफेक्टिव सेंटर। इफेक्टिव सेंटर तो औरंगजेब से तो सेंटर था एक बहुत पावरफुल, इट वॉज अ वेरी पावरफुल सेंटर। जैसे आज है हमारा जो लोकतंत्र भी सेंटर होता है, तो वहाँ उस टाइम सेंटर दिल्ली था, अब भी दिल्ली है। तो वहाँ पे सेंटर औरंगजेब का था, और शुरू से लेकर वहाँ तक औरंगजेब, मतलब फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब देयर वाज ए पावरफुल किंग।
but there is after death of Aurangzeb there was no effective center, no effective power centralization. सब अलग अलग बिखर चुके थे. On the political horizon of India, new power emerged by the second half of the 18th century. सेकेंड ऑफ द 18th century होता है, कब स्टार्ट होता है? 1750 मान लीजिए. 1750 से ये हुआ. और आपका यहाँ पर देयर वर ब्रिटिश. अब वो लोग कौन थे? ब्रिटिश आ गए थे. 1707 से चलता रहा और 1750 के बीच में, मतलब मिडल ऑफ 18th century, ब्रिटिश आ गए थे. और इनने ये ब्रिटिश, आप जानते इंग्लैंड के थे, उनने अपना पावर जमा यहाँ पर कॉलोनी बना ली थी अच्छी खासी. और हमारे इंटरनल अफेयर में दे स्टार्टेड ऑल्सो देयर इंटरफेयर विद आवर इंटरनल अफेयर. हमारे अंदर अंदरूनी मामले दखलंदाजी लेने लग गए और इन्हें टेरिटरी जीतना चालू कर दिया. तो अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे, अपनी पावर ब्रिटिश ने बढ़ाने लगे, क्योंकि सारे कमज़ोर पड़ चुके थे. सेंटर कमज़ोर पड़ गया था. हु ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड ग्रेजुअली एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर. एक तो बहुत छोटे से ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे अंग्रेज लोग, ब्रिटिश अंग्रेज लोग. छोटा सा एक ट्रेड करने व्यापारी संस्था के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पैर पसार लिए स्लोली, और उन्हें काफ़ी पॉलिटिकल पावर गेन कर ली. उनका राजनीति में पूरा कंट्रोल हो गया. काफ़ी हद तक इंडिया पे इनका एक बड़ा शासन चलने लग गया. लेकिन उसके अलावा और भी आए थे, खाली अंग्रेजी नहीं, काफ़ी अलग कंपनियां आई थी यहाँ पर, व्यापार करने आई थी. तो उसके बारे में अब अगला पढ़ेंगे. एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज. एडवेंट मीन्स कमिंग ऑफ. जो यूरोपियन कंपनीज, जो अलग अलग कंपनीज चलती थी, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ से आई थी. एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि यहाँ पर आई थी. और फिर और भी ट्रेडिंग कंपनी आई. कहाँ से? यूरोप से. यूरोप उस टाइम बड़ा पावरफुल हो गया था और उसने वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था. तो वो लोग अपना कच्चा माल बेचना चाहते बाहर, तो वो अपने पाव पसारना चालू किया यूरोपियन पावर्स ने. तो उसके उसी एवज में कई और भी पावर्स है, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा. बाय द एंड ऑफ द 16th century, 1700 के एंड में, मतलब यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट बिगैन टू यील्ड एनॉर्मस प्रॉफिट्स. उनको बड़ा फ़ायदा मिलने लगा यूरोपियन ट्रेडर्स को, जब वो ईस्ट में, मतलब हमारा इंडिया भी ईस्ट में है, तो यहाँ पे ईस्ट में जो पूर्व के देशों से व्यापार करने में इनको बड़ा फ़ायदा मिलने लग गया यूरोपियन पावर्स को. ग्रुप्स ऑफ मर्चेंट्स वर परमिटेड बाय रूलर्स ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज टू स्टार्ट ट्रेडिंग कंपनीज. तो ऐसा ही है. तो काफ़ी मर्चेंट आए वहाँ से, काफ़ी व्यापारी आए, उनको रूलर्स ने वो कर दिया. वहाँ के जो यूरोपियन कंट्री के जो शासन करता थे, यूरोपियन कंट्रीज पे जिनका शासन था, उन लोगों ने काफ़ी उनको उत्साहित किया मर्चेंट्स को, समुद्री यात्राएं करो और पहुँचो ईस्ट में, क्योंकि बड़ा फ़ायदा मिल रहा था उनको. रूलर्स को भी बहुत पैसा आ रहा था. मर्चेंट्स लोग आने लगे. ठीक है. कब से? 16th century के एंड से, 1700 से. दे एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली ऑन द कोस्ट. और उन लोगों ने ट्रेडिंग सेंटर बनाए लिए ज़्यादातर कोस्ट के ऊपर. कोस्ट मीन्स जो आपके समुद्री, जैसे हमारे यहाँ सूरत में कॉलोनी बनी, सो कॉलोनी एक कंपनी बोलते हैं. फर्स्ट कंपनी यहाँ सूरत बनी. तो वही है. इसलिए धीरे धीरे ये लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, यहाँ पे एक वो होता था स्टोर हाउस कह सकते हो, यहाँ एक बहुत बड़ा, यहाँ पे वो लोग वेयर हाउस कह सकते हैं, वहाँ पे वो सामान रखा जाता था. यही है, यूरोपियन जो सामान लाते थे वहाँ से यहाँ रखा जाता, यहाँ ट्रेड करते थे वो लोग. पहले तो ऐसा ही चलता था. तो यूरोप के लोग यहाँ ईस्ट में आने लगे, हमारे देश में आने लगे, एशिया में, और ऐसा चलने लग गया. काफ़ी ट्रेड सेंटर बन गए थे. These centers were called factories because the officials of the companies were known as factors. कारण उनको फैक्ट्रीज बोला जाता था. अभी मैंने आपको बताया ना, कंपनीज नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इनको फैक्ट्रीज कहने लगा. ये फैक्ट्रीज वो नहीं जो सामान बनाते, जो आजकल वो नहीं है. आजकल मीनिंग अलग हो गया. उस टाइम फैक्ट्रीज वेयर हाउस थे, और उन वेयर हाउस में वो सारे वेयर हाउस कहाँ स्थापित थे? देवर सिचुएटेड एट द कोस्टल एरिया. और वहाँ पर जो अफसर होते थे उनको फैक्टर बोला जाता है, इसलिए फैक्टर से इसका नाम फैक्ट्री पड़ गया. जिन ऑफिसर के अंडर में होते थे कंपनीज, उनको फैक्टर बोला जाता है. देयरफॉर देयर नेम इज फैक्ट्रीज. दीज कंपनीज वर गिवन मोनोपोली, एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेड
विद द ईस्ट। अब इन फैक्ट्रियों को कंपनियों ने मोनोपोली, पूरा अधिकार दे रखा था। एक्सक्लूसिव राइट्स में पूर्ण अधिकार देखा था कि ईस्ट में जाकर वो अपना ट्रेड करे, अपना व्यापार बढ़ाए। दिस इम्प्लाइड द नो अदर मर्चेंट कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न ट्रेड। मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही ट्रेडर को यहाँ होगा, वही बात करेगा, कोई दूसरा ट्रेडर आएगा नहीं, तो मोनोपोली होगी, उसका अपना एक वर्चस्व हो गया। तो मोनोपोली आज भी चलता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मोनोपोली चलाती, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना पातेगा। इस तरह उसी मर्चेंट को अधिकार है। मोनोपोली मीन्स उसी मर्चेंट को अधिकार है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड, ये होता है मोनोपोली। खाली वही व्यापार करेगा, दूसरा व्यापार नहीं करेगा। मोनोपोली का मतलब ये होता है। तो मोनोपोली आ गया, पूरा एक्सक्लूसिव राइट हो गया, ईस्ट में वही करेगा और कोई दूसरा देश नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइड दैट नो अदर मर्चेंट कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न साइड, इन रिटर्न द रूलर रिसीव्ड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका जो फायदा होता था, तो यूरोपियन रूलर, जो यूरोपियन जो शासन करते हैं, उसका उनको भाग मिलता था, शेयर मिलता था लाभ का, जो कि कंपनियां करती थी। ये अब एक कंपनी के बारे में जो यहाँ पे शासन करती, उसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, EEIC। ऑन 31 December 1600 क्वीन एलिजाबेथ I issued a charter granting East India Company the monopoly to trade with the East for 15 years। 31 December याद रखिए, ये 1600 एग्जैक्टली 1600 की बात है। क्वीन एलिजाबेथ I, क्वीन एलिजाबेथ बहुत हुई हैं, इनमें एक वन जो फर्स्ट नंबर क्वीन, उन्होंने एक इशू चार्टर दिया था, मतलब नियम एक ऑर्डर फरमान निकाला था, एक नियम निकाला था कि ग्रांट कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिल गई थी कि वो मोनोपोली करेंगे, 15 साल तक यही कंपनी अपना व्यापार बढ़ाएगी और दूसरी कंपनी नहीं आएगी ईस्ट में, मतलब इंडिया भी हो गई और दूसरे देशों में ये जाके इस साइड में ये व्यापार करेंगे। इसको छूट मिल गई थी, पूर्ण मोनोपोली मिल गई थी, वर्चस्व मिल गया था कि फ्री ट्रेड यही करेंगे और कोई अधिकार पूरा दे दिया था। ये दिया किसने था? क्वीन एलिजाबेथ वहाँ की रूलर थी इंग्लैंड की, उनने दिया था। दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडियन कंपनी। और कोई इंग्लैंड में और भी कंपनी थी, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ ट्रेड करेगी और इंग्लैंड की तो कम से कम कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। और देश की आ सकती है, वो नहीं बात मानेगी इंडिया की, लेकिन ईस्ट में खाली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड वुड कम टू इंडिया टू ट्रेड। ये पैक्ट हो गया था, ये चार्टर बोलते, एक व्यवस्था बन गई थी क्वीन एलिजाबेथ द्वारा। इट वाज ए प्राइवेट कंपनी रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ डायरेक्टर मिलकर कंपनी चलाते, एक का अधिकार नहीं था, 5, 7 या 10 से ऊपर लोग हो इसको चलाते थे कंपनी को, कहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु मैनेज द कंपनी। तो ये एक आदमी नहीं था, कई जने मिलके ये लोग चलाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। द फर्स्ट ट्रेडिंग डिपो known as factory was set up in सूरत by the company in the early 17th century। जो कि मैंने पहले बताया, सूरत कहाँ पे आप जानते, सूरत आजकल और पहले भी गुजरात में है, ये कोस्टल एरिया है, समुद्र के अरेबियन सी के साथ है। तो पहली फैक्ट्री मतलब वेयर हाउस या गोडाउन कह सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने गोडाउन का सारा सामान वहाँ जो ईस्ट से आया, वेस्ट से आया, इंग्लैंड से वहाँ रहता था, तो उनका ऑफिशियल्स को फैक्टर्स बोला जाता था। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? सूरत में। ये हो गया 17th सेंचुरी के अर्ली, मतलब 1601 या 1610 तक करीब स्टार्ट होगी। मुगल एम्परर जहांगीर ग्रांटेड द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज इन हिज टेरिटरीज। सबसे पहली जो गलती कह लो, जो भी कह लो, मुगल एम्परर औरंगजेब में आपने पढ़ा है, मुगल एम्परर थे ये आपके इनका नाम जहांगीर था। ये आपने पढ़ा है, अकबर के बेटे थे, अकबर बहुत बड़े किंग थे, सबसे बड़ा अकबर दी ग्रेट कहते हैं, सबसे बड़ा मुगल शासक यही थे, उनका लड़का नाम जहांगीर था। उस टाइम उन्हें परमिशन ले ली थी, सर टॉमस रो बोल के आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनने यहाँ पर परमिशन ले ली थी। सर टॉमस रो जहांगीर की बात हुई और उसमें ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। तो सर टॉमस रो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, तो उन्हें इसको दे दिया था ट्रेड करने की परमिशन। औरंगजेब ने जहांगीर ने बोला था कि हाँ ट्रेड करिए आप।
द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज ऑफ 2 प्लेसेस, यहाँ पे 2 जगह उससे फैक्ट्री बनाई, एक तो सूरत में पहले बोल चुका, और दूसरा जो बना है हुगली वेस्ट बंगाल में। तो दे एस्टैब्लिश्ड 2 फैक्ट्रीज एट कोस्टल एरियाज of Surat, and this is the Hooghly is in West Bengal. Okay, this is of course not a coastal area. This lies in the bank of river Ganges. यहाँ बहुत चौड़ी रिवर है, इसलिए लाइक वो हो गई, हुगली में किया इसने, ठीक है। In due course, many locations India peninsula became the centers of international trade. धीरे धीरे और भी ट्रेडिंग सेंटर्स आने लगे, फैक्ट्रीज आने लगे इन कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, सॉल्ट पीटर, टेक्सटाइल, इंडिगो, और बहुत सामान वहाँ से आने लगे ट्रेडिंग के लिए, जिनके नाम आपने पढ़े, स्पाइसेस मतलब समझ गए, मसाले होते हैं, मसाले आने लगे, कॉटन कपास आने लगा, रॉ सिल्क वहाँ बहुत होता था, रॉ सिल्क जानते हैं आप, कच्चा जो सिल्क है रेशम वो आने लगा, ठीक है। शुगर, चीनी वगैरह, सॉल्ट पीटर, ये भी आपका एक तरह का सॉल्ट होता है, सॉल्ट पीटर मुझे लगता है ये उसको कहते हैं, सॉल्ट है उसका, हाँ यस, सल्फर का होता है ये। टेक्सटाइल, कपड़े, ये सब आने लगे यहाँ पे। इंडिगो लिए तो बहुत बड़ी रामायण चढ़ी, इंडिगो ऊपर बहुत बड़ा वो भी हुआ। नील की खेती होती थी जो साफ करने के लिए दिया जाता है, इंडिगो जो इसकी खेती होती थी, बाद में नील फैक्ट्री बनना चालू हो गया, तो वो नील की खेती होती थी, ये भी आने लगा वहाँ से। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगा, लेकिन साथ साथ फ्रांसीसियों ने यहाँ पे आना चालू किया। फ्रेंच मतलब फ्रॉम फ्रांस। अब यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आनी चलेगी। अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है FEIC, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ भी व्यापार करने आगे फ्रांसीसी लोग, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप सेटलमेंट्स एट चंदनगर, वो उनको फैक्ट्री बोलते हैं, इनको सेटलमेंट बोलते हैं ये लोग। चंदनगर ये कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, चंदनगर अब भी है, वेस्ट बंगाल में है। एंड माहे बोल के जगह, वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी है। कराईकल एंड पुदुचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड मॉरिशस इन द इंडियन ओशन इन 1664। खैर ये तो इंडिया में है जो आपने पढ़ा, चंदनगर बंगाल में, माहे केरला में, कराईकल और पुदुचेरी ये भी इंडिया में। पुदुचेरी तो यूनियन टेरिटरी आजकल आप पता है, लेकिन मॉरिशस ही विदेश में। ये तो है तो इंडियन ओशन में ही, इट इज़ अ सेपरेट कंट्री, इट इज़ नॉट इन इंडिया। मॉरिशस नाम है, अगर आप पता हो तो। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुई है, पोर्ट लुई इज़ द कैपिटल ऑफ मॉरिशस। बड़ा सुंदर एक आइलैंड है मॉरिशस। तो वहाँ भी ने ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ये कुछ इलाके में आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये आई 1664 में। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लार्जली गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस वेंचर एंड डिपेंड ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर इट्स फंडिंग। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में थी और ये गवर्नमेंट के अंडर में थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज अंडर गवर्नमेंट, और काफ़ी फंडिंग जो है पैसे से गवर्नमेंट देती, फ्रेंच गवर्नमेंट देती। बहुत बड़ा अंतर है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के भीतर। फ्रेंच वाज फंडेड में पैसा वगैरह खर्चा पानी का काम करती थी आपके यहाँ ये वाले गवर्नमेंट, बट हियर ये इसका करती थी, इंग्लैंड का वो करती थी आपके नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी। नाउ नेक्स्ट, and French government for its funding. A major role in the expansion of French power in India was played by Dupleix, the French government general at Pondicherry. इसमें डुप्लेक्स बोल के नाम बड़ा इतिहास में इसका नाम था, इसने फ्रांसीसी को ट्रेड को बहुत आगे बढ़ाया। उनका नाम डुप्लेक्स था, तो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पुदुचेरी में गवर्नर जनरल थे, वहाँ पर उसको काम को बढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक इज राइवलरी इन ट्रेड। तो आपस में झगड़ा होगा, आपस में एक राइवलरी होगी ना, राइवलरी आपस में एक कंपटीशन होगा इंग्लैंड और फ्रांस का, कौन ट्रेड आगे बढ़ाए, तो वो चालू हो गया था। ट्रेड में एक कंपटीशन चालू हो गया था ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। इन दोनों दशकों मतलब 17th 18th मतलब 1600 to 1700 रूलर्स ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज परस्यूड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म इज ऑल्सो नोन एज कॉमर्शियलिज्म। तो वहाँ से वो लोग आए, काफ़ी यूरोपियन कंपनी आए,
नॉट ओनली फ्रांस एंड इंग्लैंड, बाकी और भी यूरोपियन कंपनी आई, यहाँ पर उन्होंने ट्रेड चालू किया, मतलब यहाँ पर कॉमर्स व्यापार चालू कर दिया। Therefore, European companies supported by the respective governments came into existence। इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट का प्रभाव होने लग गया यहाँ पर। The Royal Charter issued by Queen Elizabeth I, however, could not prevent other European powers from entering new trade with the Eastern world। देखिए यहाँ पर तो इंग्लैंड का अधिकार है, इंग्लैंड से आई नहीं कोई, नो अदर कंपनी केम टू ट्रेड विद इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस ईस्टर्न कंपनी ऑफ इंग्लैंड। लेकिन उस दूसरे कंट्री पे तो हक नहीं था क्वीन एलिजाबेथ का, तो वहाँ से और कंपनियाँ भी आई, ये तो राइवलरी बढ़ा। तो खाली उन पे ही था, इंग्लैंड से खाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंग्लिश, लेकिन इनका अधिकार नहीं था, तो बाहर से भी कंपनी आई और देशों से, यूरोपियन कंट्री से। बाय द टाइम द इंग्लिश अपीयर्ड, द पोर्चुगीज हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो पहले ही इंग्लैंड, ब्रिटिश से पहले पुर्तगाली आ गया था। आपको पता है वास्को ड गामा ने इंडिया को खोजा था, कि पुर्तगाल के वास्को ड गामा, उनने यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट मतलब गोवा साइड में अपना पहले ही उनने आ चुके थे ये लोग, बहुत पहले। तो वास्को ड गामा आ चुके थे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना एस्टैब्लिश कर लिया था पोर्चुगीज ने अपना शासन। दे हैड देयर बेस एट गोवा, जैसे मैंने बोला आपको, उनका बेस गोवा था। In fact, in 1498, a Portuguese explorer Vasco da Gama had discovered the sea route to India via the Cape of Good Hope। Cape of Good Hope आपका साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका जो टिप है उसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। तो वहाँ से होते हुए एक उसने ट्रेड रूट खोज निकाला था वास्को डी गामा ने इंडिया का। तो इसलिए कहते हैं, हम कहते हैं, हालांकि इंडिया पहले से था, लेकिन यूरोपियनों को 1498 में एक ट्रेड रूट ने ढूंढ निकाला था वास्को डी गामा में। इसलिए हम कहते हैं इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। ऐसा कुछ नहीं, इंडिया पहले से ही था, लेकिन यूरोपियन को 1498 में पता चला कि ये है आपका। फिर क्या हुआ, बाय द अर्ली 7th century द डच एंड फ्रेंच ट्रेडर्स ऑल्सो अराइव्ड इन द सीन। आप देखिए इसके बाद डच भी आ गए। तो पहले आए यहाँ पे पोर्चुगीज, फिर आए यहाँ पर इंग्लिश, फिर आए यहाँ पे डच आए। डच मतलब फ्रॉम नीदरलैंड। तो उस टाइम नीदरलैंड का नाम हॉलैंड था, इफ़ यू रिमेंबर। नीदरलैंड का नाम उस टाइम हॉलैंड था, और फ्रेंच मतलब फ्रांस, ये उसके बाद आए। तो हमारे यहाँ पे आ गए। इंग्लैंड में सब व्यापार करने आए, लेकिन काफ़ी कुछ उसने हमारा पॉलिटिकल उसमें भी अफेयर करना चालू कर दिया। दे ट्राई टू विन टेरिटरीज हियर। द प्रेजेंस ऑफ ओके, टुमारो आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। ओके।